खालिस्तान तापमान गुणांक होता है, धनात्मक होता है या शून्य होता है या ऋणात्मक होता है या व्युत्क्रम होता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कांच में प्रतिरोध का खालिस्तान तापमान गुणांक होता है, किस टाइप का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ऋणात्मक होता है। यानी कांच जिसको ग्लास बोलते हैं, तो उसमें प्रतिरोध का जो तापमान गुणांक है वो हमेशा नेगेटिव होता है दोस्तों। यानी कांच एक विद्युत रोधी या इंसुलेटर पदार्थ माना जाता है और सभी विद्युत रोधी पदार्थ का तापमान गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है हमेशा, जैसे जैसे इनको गर्म करेंगे या गर्म होते जाएंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो घटता जाएगा। जबकि चालक एवं मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा? परिणामीतर यानी ट्रांसफार्मर में कोर पटलन तो लेमिनेशन खालिस्तान के द्वारा विसंवाहक होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? द ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर कॉन्सिस्ट ऑफ इंसुलेटर्स बाई कोर लेमिनेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कागज या संवेचित कागज होता है या वार्निश होती है या सूती टेप के द्वारा होती है लेमिनेशन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यानी ट्रांसफार्मर के कोर पटलन को किसके द्वारा लेमिनेशन किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वार्निश के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो मुख्यतः ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिसकी परमेबिलिटी उच्च और हिस्टेरिसिस हानियाँ निम्न होती है। परमेबिलिटी हाई होती है यानी पॉजिटिव में, और जो हिस्टेरिसिस हानियाँ होती है वो लो होती है यानी निम्न होती है, नेगेटिव टाइप की होती है, कम प्रकार की होती है। और जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ये भी आप नोट कर लेना, कई बार एग्जाम से पूछा जा सकता है, इसे रिलेटेड भी कुछ एक्स्ट्रा भी। तो कोर का जो लेमिनेशन करने से भंवरधारा हानियाँ यानी एडी करंट क्षतियाँ होती है उसका मान कम होता है, ये भी नोट कर लेना। और लेमिनेशन की मोटाई कितनी रखी जाती है दोस्तों? 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक रखी जाती है हमेशा। ये किसकी होती है लेमिनेशन, यानी उसकी मोटाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल्ब बनाने वाले 4 पोल प्रत्यावर्तित्रों यानी अल्टरनेटर की गति क्या होगी दोस्तों? 1500 आरपीएम होगी, 1800 आरपीएम, 3000 आरपीएम या 750 आरपीएम? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको आवृत्ति दे रखी है, पोल्स दे रखे हैं, तो सूत्र लगा दीजिए स्पीड का, अपने आप स्पीड आ जाएगी। तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए एन एस बराबर में सूत्र होता है इसका 120 F बटा में P। तो यहाँ पे 120 गुणा में F कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 60 हो गई, और बटा में P पोल्स कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1800 RPM। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आप सीखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च दक्षता होती है या निम्न शक्ति गुणक होता है या उच्च प्रारंभिक आघूर्ण होता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क या निम्न प्रारंभिक आघूर्ण? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये फेमस क्वेश्चन है एक टाइप से, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमेशा, उच्च प्रारंभिक आघूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीचे वाले इंग्लिश वाले वर्ड हैं तो वो ट्रांसलेट किए गए हैं, यानी सही प्रकार से ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं। जो ये लैंग्वेज होती है, कई बार ये नियमित के शब्द होते हैं जो सही टाइप से उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं ट्रांसलेटर्स। तो एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च प्रारंभिक आघूर्ण होता है दोस्तों। तो 3 फेज स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी 3 स्लिप रिंग्स लगी होती है, ये भी नोट कर लेना, और जिनसे ब्रशेस जुड़े रहते हैं। तो यहीं से क्या होता है, मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? एक पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर खालिस्तान क्लास में ऑपरेट होते हैं, ए बी में होते हैं या ए क्लास में होते हैं या बी क्लास में होते हैं या सी क्लास में होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक पुश और पुल एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर, यानी 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, पुश और पुल, तो वो कौन सी क्लास में ऑपरेट किए जाते हैं दोस्तों? ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
यानी बी क्लास में ऑपरेट होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो इस वर्ग की जो दक्षता होती है वो सबसे अधिक होती है, क्लास बी होता है तो इस वर्ग की दक्षता सबसे ज़्यादा हाई होती है या उच्च मानी जाती है दोस्तों। एम्पलीफायर वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है या बदलता है। और पुश पुल प्रवर्धक का लाभ यह होता है कि आउटपुट सिग्नल्स में सम हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, यानी विषम टाइप के होते हैं हमेशा। और इसमें सम हार्मोनिक्स की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, जो डिस्टोरेशन होता है उसके एक विशिष्ट परिमाण यानी स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड होता है, उसके लिए प्रति ट्रांजिस्टर आउटपुट पावर प्राप्त होती है हमेशा, यानी अधिक आउटपुट पावर प्राप्त होती है। ये आपको नोट करना है दोस्तों। तो समझे आगे होगा आपसी को, एक पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर हमेशा बी क्लास में ऑपरेट होते हैं और बी वर्ग होता है या बी क्लास मान लीजिए, तो इसकी दक्षता सबसे अधिक मानी जाती है इन श्रेणियों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। खालिस्तान एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। वेरिस्टर होता है या टंगस्टन होता है या थर्मोस्टेट होता है या डायोड होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइप करके बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। खालिस्तान एक रेखीय प्रतिरोध होता है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेरिस्टर होता है दोस्तों वो एक। तो वेरिस्टर एक लाइनर रेजिस्टर होता है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ाने से घटता है हमेशा। जिसका प्रतिरोध क्या होता है, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है हमेशा। और वेरिस्टर को वीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी कहा जाता है। तो कई बार वेरिस्टर का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है वीडीआर का नाम क्या होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं वेरिस्टर, थैरिस्टर इस टाइप से, तो वहाँ पे वेरिस्टर बोला जाता है इसको। वीडीआर की फुल फॉर्म वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी होती है। और यह मुख्यतः क्या होता है, रिवर्स बायस्ड यानी रिवर्स बायस्ड रेजिस्टर होता है जो कि सर्ज को सप्रेस करने में प्रयोग होता है। समझिए आगे होगा आप जी को। और यह किसका बना होता है, तो इसके जो सिलिकेट्स होते हैं वो नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, शोषक सेल होती है या वोल्टाइक सेल होता है या द्वितीयक सेल होता है या प्राथमिक सेल होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी द्वितीयक सेल होता है। तो द्वितीयक सेल आप सभी समझते होंगे, यानी उनको रिचार्ज किया जा सकता है या रिचार्जेबल, जिसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो इसके अंदर जो लेड एसिड वगैरह बैटरी आती है वो इसी में होती है, जिनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। यानी वह सेल जिन्हें पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तब वह ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। और इनको संचायक सेल भी बोला जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर अगर हम बात करें द्वितीयक सेल कौन कौन से होते हैं, तो उसके अंदर होते हैं लेड एसिड सेल, एडिशन सेल भी हो गए जिसको निकल फेरस बोला जाता है, या निकल कैडमियम सेल भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है शक्ति GTO की सिटकनी यानी लेचिंग धारा खालिस्तान की कोटि में होती है, किस में होती है, मिली एम्पियर में होती है, नैनो एम्पियर में होती है या माइक्रो एम्पियर में होती है दोस्तों, या एम्पियर में होती है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। GTO की सिटकनी जिसको लेचिंग धारा बोला जाता है, तो वो किसकी कोटि में होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एम्पियर में होती है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है, किस में होती है, एम्पियर में। तो GTO की फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान से सुन लेना, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो यह क्या होता है, पूर्ण रूप से एक कंट्रोल डिवाइस होती है, क्योंकि इसे गेट प्लस द्वारा टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जा सकता है। और GTO में कितनी लेयर्स होती है, GTO में 4 लेयर्स होती है दोस्तों, ये भी आप नोट कर लेना साथ में। अब बात आती है लेचिंग धारा क्या होती है। तो लेचिंग धारा, यहाँ पे देखिए लेचिंग धारा पूछा गया ना, तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। एनोड धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर GTO मैंने बता दिया गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, या SCR को जानते होंगे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो इनके कंडक्शन मोड पर आ जाते हैं, अर्थात लेचिंग करंट के ऊपर GTO टर्न ऑन हो जाता है, तो इसको लेचिंग धारा ही बोला जाता है। और SCR और GTO की लेचिंग करंट होती है वो लगभग बराबर होती है, यानी इक्वल होती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
अब बात आती है ऊष्मा की व्यवहारिक SI इकाई खालिस्तान में व्यक्त की जाती है, सेंटीग्रेड होती है या जूल होती है या सेल्सियस होती है, कैलोरी होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊष्मा की SI इकाई के बारे में पूछा गया यानी मात्रक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी जूल होती है। SI इकाई जूल होती है दोस्तों। और 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो इसका आंसर हो जाएगा 4.18 जूल। ये 1 कैलोरी का मान होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 3 म्यूएफ और 6 म्यूएफ यानी माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी कुल धारिता क्या होगी दोस्तों। 18 माइक्रोफैराड या 9 या 3 या 2 माइक्रोफैराड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए जिसको भी आंसर निकालना आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस का बिल्कुल सेम होता है, यानी उसको भी श्रेणी क्रम में उसका उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं आपस में, उसी टाइप से ये समांतर क्रम में होते हैं संधारित्र, तब इनको ऐड किया जाता है। अगर ये श्रेणी क्रम में होते हैं तो इसको 1 में जोड़ा जाता है, 1/C1 प्लस 1/C2 इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 6 यानी टोटल कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग खालिस्तान को कम करने के लिए किया जाता है। तांबा हानि को, हिस्टेरिसिस हानि को, एडी धारा हानि को या घर्षण हानि को। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी एडी धारा हानि। जो एडी धारा हानि होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है हमेशा। तो डीसी मशीन के जो आर्मेचर कोर होती है उसका लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील के द्वारा किया जाता है, जिसकी मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक रखी जाती है। मैंने आपको बताया भी था पीछे क्वेश्चन में। और लेमिनेशन वार्निश द्वारा एक दूसरे से विद्युत रोधी यानी इंसुलेटेड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। मार्ग प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त होता है। बताइए इसका आंसर। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं जिसको हम, ताप दीप्ति लैंप, हेलोजन लैंप या नियॉन लैंप। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए ये। तो आजकल जो स्ट्रीट लाइट्स होती है तो वहाँ पर एलईडी का उपयोग किया जाता है, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का। तो यह एलईडी होती है वो एक प्रकार की फॉरवर्ड बायस्ड आधारित डायोड होते हैं। और एलईडी को जब फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराया जाता है तो यह दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट उत्सर्जित करता है यानी इमिट करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किसके लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों। प्रतिबाधा मिलान के लिए, बैंड विड्थ को सीमित करने के लिए या आवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए या प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर जो बाईपास होता है वो धारिता किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए किया जाता है हमेशा। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि कमज़ोर यानी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, जिसने एग्जाम दिया है लगभग क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तापवर्धक प्रतिरोध जिसको सेंसिस्टर बोला जाता है, एक होता है एलडीआर लाइट एलडीआर, और एक होता है थर्मिस्टर, एक होता है परिवर्तित प्रतिरोधक यानी जिसको वेरिस्टर बोलते हैं। बताइए इसके आंसर क्या होगा। टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी परिवर्तित प्रतिरोधक, जिसको वेरिस्टर बोलते हैं। तो वो हमेशा वोल्टेज पर निर्भर करता है, और वेरिस्टर को वीडीआर भी बोला जाता है, या वीडीआर को भी वेरिस्टर बोला जाता है। तो वीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, नाम से पता चल रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। समझे आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है, किसके लिए होता है? ताप कंट्रोल के लिए, दाब नियंत्रण के लिए, या वोल्टता नियंत्रण के लिए, या प्रतिरोध नियंत्रण के लिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ताप को कंट्रोल करने के लिए हमेशा थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है 2 पत्तियों